Hi everyone, welcome to the sociology class. I hope you all are doing good. So, काफ़ी टाइम से आई वॉज नॉट टेकिंग क्लासेस बिकॉज समथिंग वॉज गोइंग ऑन इन माई लाइफ एंड नाउ एवरीथिंग इज सेटल्ड सो आई एम बैक. अभी हम लोग बैक टू बैक क्लासेस करेंगे. CUET PG की डेट्स आ गई हैं. 29 मार्च को आपका एग्ज़ाम है. सो आई होप यू गाइज आर स्टडिंग वेल. एंड जो लोग नेट या गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप लोगों ने भी अभी से अपना टारगेट बना लिया होगा. गेट के एग्ज़ाम के लिए पूरा 1 साल है आपके पास, और नेट के लिए थोड़ा ही टाइम है क्योंकि हर 6 मंथ्स पे एग्ज़ाम होती है. सो अभी जो एग्ज़ाम होगा वो जून का होगा. सो आई होप यू गाइज आर प्रिपेयरिंग एवरीथिंग वेल. ओके, सो अभी हम लोग बैक टू बैक क्लासेस करेंगे 29 मार्च तक. काफ़ी ज़्यादा कंटेंट है जो इस मंथ मैं कोशिश करूँगी कि यूट्यूब पे मैं ला पाऊँ. ओके, नाउ एज यू गाइज नो एंड आई होप यू गाइज रिमेंबर कि हम लोग यहाँ पर इग्नू क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं इस सीरीज़ में. एंड आफ्टर सेशन आपको मुझे बताना है कि 20 में से आपके कितने मार्क्स आए. ना, आज की क्लास में भी हम लोग 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बट ये क्वेश्चंस इंक्रीज भी हो सकते हैं नंबर एज पर द अमाउंट ऑफ टाइम आई हैव. जैसे मुझे टाइम मिलेगा वैसे क्वेश्चंस को इंक्रीज भी करूंगी मैं, बट मिनिमम क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर 20 सॉल्व कर रहे हैं. राइट, टुडे इज आवर डे 20 ऑल्सो. सो 20 सेशंस ऑलरेडी हो चुके हैं गाइज. आई होप आप लोगों ने उसको देखा होगा एंड अच्छे से पढ़ा होगा. जैसे ही 30 सेशंस कंप्लीट होंगे मैं आपको एक कंपाइल्ड PDF दे दूंगी जिसमें आपको सारे क्वेश्चंस एक जगह पे मिल जाएंगे. ओके, और कभी भी कोई भी मॉक या कोई भी MCQ बेस्ड क्लास करो अगर, तो उसका पिन कमेंट ज़रूर चेक किया करो क्योंकि जो भी करेक्शंस होते हैं वो वहीं पे होते हैं. ओके, नाउ दोज ऑफ यू हु आर वाचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम, आई एम भैरवी भारद्वाज एंड आई टीच सोशियोलॉजी ऑन दिस प्लेटफॉर्म. नाउ मेक श्योर दैट यू गाइज ज्वाइन दिस टेलीग्राम ऑल्सो. जिन्होंने ये टेलीग्राम अभी तक ज्वाइन नहीं किया है प्लीज़ इसको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जो भी PDF वगैरह है वो आपको इसी टेलीग्राम पे मिलेगा. तो स्टार्ट करते हैं. आज की क्लास में हम लोग 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और थिंकर बेस्ड क्वेश्चन अभी हम लोग ज़्यादा करेंगे क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं हर एग्जाम में, चाहे वो CUET PG हो, नेट हो या गेट हो. ओके, नाउ एज यू गाइस नो कि एग्ज़ाम का जो डेट है वो 29 मार्च है. तो जो लोग कोई भी कोर्स ढूंढ रहे हो प्रिपरेशन के लिए, नहीं समझ में आ रहा है कहाँ से क्या पढ़ना है, तुम लोग ये फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो. इसके प्राइस देखो 21% ड्रॉप भी हुआ है. 5000 का ये कोर्स था, नाउ इट इज़ 3999. नाउ जो लोग इसको ज्वाइन करना चाहते हैं और उनको कोई कूपन कोड चाहिए तो आप लोग मुझको मैसेज कर सकते हो मेरे पर्सनल टेलीग्राम पे. कोई भी कूपन कोड अवेलेबल होगा तो मैं आपको ज़रूर दे दूंगी. ठीक है, सो जो लोग भी ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड है आप लोग मुझे बता सकते हैं. यहाँ पर इसका सारा डिटेल्स दिया हुआ है. ठीक है, और भी कंटेंट है जो अभी मैं इस कोर्स में ऐड ऑन करूँगी क्योंकि एग्ज़ाम की डेट बढ़ चुकी है. हम लोग ये टारगेट लेके चल रहे थे कि 1 मार्च के बाद ही होगा एग्ज़ाम, बट इतना लेट होगा ये हमने नहीं प्लान किया था. तो ऑलमोस्ट इसमें सारी चीज़ें कवर हो चुकी हैं. जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो अभी भी हम लोग कवर कर रहे हैं. तो ये एक ऑनगोइंग कोर्स है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ इसमें कंप्लीट हो चुका है. ठीक है, इसमें अभी भी टेस्ट वगैरह हैं जो मैं बनाऊंगी और आगे भी होंगे. ठीक है, और CUET PG तक ये वैलिड रहेगा, ये चीज़ ध्यान रखना. कोई रिफंड नहीं हो पाएगा क्योंकि उसका ऑप्शन नहीं है, ये चीज़ भी ध्यान रखना. ओके, इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी है जो तुम लोग ज्वाइन कर सकते हो जिसमें CUET PG के अकॉर्डिंग 10 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे विद PDF, और एक ग्रुप भी है टेस्ट सीरीज का, वो भी ज्वाइन कर सकते हो तुम लोग. तो जिनको भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है वो भी मुझे बता सकते हैं. ओके, देखो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि ये बैच या फिर ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके ही एग्ज़ाम क्वालिफाई होना है. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. हाँ, उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी क्योंकि बार बार हर जगह से, हर सोर्सेज से पढ़ना नहीं पड़ेगा. एक जगह पे तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा. ठीक है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. जो लोग नहीं दे सकते हैं इतना इतना फीस, इट्स ओके, आप लोग सेल्फ स्टडी से भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हो. तो चलो स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक ऑन लिविंग इन अ रेवोल्यूशन एंड अदर एसेज? घूरे, श्रीनिवास, राधा कमल मुखर्जी, TN मदान. ऐसे अनकॉमन से बुक्स एग्जाम में पूछे जाते हैं और NTA का तो कोई भी पेपर हो वहाँ पर बुक्स आती ही हैं, यू गाइस नो. सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? Those of you who are giving B option is correct. B है इसका आंसर. ऑन लिविंग इन अ रेवोल्यूशन एंड अदर एसेज, श्रीनिवास बुक. नाउ यहाँ पर घूरे, श्रीनिवास, राधा कमल मुखर्जी, इनकी बुक्स भी आपको करनी है एज अ होमवर्क, बट ऑल्सो TN मदान. TN मदान को हम लोग अलग से नहीं पढ़ते हैं बट इनकी बुक्स वगैरह आ जाती हैं. सो प्लीज़ मेक श्योर कि इनकी बुक्स आप लोग ज़रूर देखें. और जैसे जैसे आप लोग क्वेश्चन करते हो ना, कोई भी नया थिंकर आपको पता चलता है, मेक श्योर दैट आप उसके बारे में थोड़ा सा रीड करो. ओके, अगर किसी थिंकर के बारे में थोड़ा भी आइडिया होता है ना तो भी हम उनके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, और बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस आते नहीं हैं. इतने ही आते हैं कि आपको थोड़ा आइडिया भी हो तो आप कर लोगे विद द टेक्निक ऑफ एलिमिनेशन. ओके, सो दिस बुक इज फ्रॉम श्रीनिवास, प्लीज रिमेंबर. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 काफ़ी
पुराना क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि हु कॉइन्ड द टर्म सोशल स्ट्रक्चर, किसने कॉइन किया है सोशल स्ट्रक्चर को। ना ऐसे अगर जनरली देखोगे तो शायद कोई और नाम आए, बट सोशियोलॉजी में हम हमेशा एक थिंकर के साथ इसको एसोसिएट करते हैं जिन्होंने सबसे पहले बात की है सोशल स्ट्रक्चर की। द करेक्ट आंसर इज सी। जिन्होंने हर्बर्ट स्पेंसर आंसर दिया, वेरी गुड। हर्बर्ट स्पेंसर बात करते हैं ऑर्गेनिक एनालॉजी की, विच इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट वी स्टडी इन सोशियोलॉजी। आई होप यू गाइज नो व्हाट इज ऑर्गेनिक एनालॉजी। जिन लोगों को पता है, मेक श्योर कि आप लोग चैट में या फिर कॉमेंट में मुझे जरूर बताएं। ओके नाउ देखो यहाँ पर मैंने ऐड भी करा है इग्नू से थोड़ा सा कटआउट। एज सेड अर्लियर, स्पेंसर कॉइन्ड द टर्म सोशल स्ट्रक्चर बट डिड नॉट ऑफर अ थियोरिटिकल पर्सपेक्टिव। स्पेंसर ने इसको कॉइन जरूर किया है बट कोई थियोरिटिकल पर्सपेक्टिव इस पर नहीं दिया है, प्लीज रिमेंबर। ओके, ये चीज एग्जाम में आती है तो इसको प्लीज ध्यान में रखना। जैसे एक्सेप्ट फॉर एडवांसिंग द एनालॉजी बिटवीन सोसाइटी एंड ऑर्गेनिज्म, मैंने आपको बताया ऑर्गेनिक एनालॉजी की बात करते हैं स्पेंसर, राइट। नाउ Emile Durkheim, although a staunch critique of Spencer, was greatly attracted to organic analogy. काफी ज्यादा Emile Durkheim इन्फ्लुएंस हुए थे इनकी थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एनालॉजी से। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो आप लोग पढ़ सकते हो। अच्छा, इन्होंने ना सोशल मॉर्फोलॉजी टर्म यूज किया था, ये चीज याद रखना। वी आर टॉकिंग अबाउट Emile Durkheim हियर। ओके, एग्जाम में आ सकता है कि हु टॉक्ड अबाउट सोशल मॉर्फोलॉजी, तो आपको कीवर्ड्स पता होने चाहिए। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, अकॉर्डिंग टू रैटक्लिफ ब्राउन व्हाट इज द रोल ऑफ इंस्टीट्यूशन। रैटक्लिफ ब्राउन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इसमें से कौन सा है जो इंस्टीट्यूशन का रोल हो सकता है। बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना और समझने की कोशिश करना कि क्या चीज़ है जो सोशल इंस्टीट्यूशन में हो सकती है। आई होप आप लोगों को अभी तक सोशल इंस्टीट्यूशन का मीनिंग पता होगा, तो उस हिसाब से आंसर देना। हिंदी वाले भी क्वेश्चन को रीड करो। They impose strict rules without considering social interaction. They define how a person is expected to behave and how they may expect others to behave. They focus only on economic structure and they eliminate the need for social norms and custom. So इसमें से कौन सा बेस्ट सूटेड ऑप्शन है आपको ये बताना है। अगर सोशल इंस्टीट्यूशन के बारे में ही देखो तो भी, रैटक्लिफ ब्राउन के बारे में ना भी सोचो तो भी सोशल इंस्टीट्यूशन का मीनिंग तो पता ही होना चाहिए। सो दोज ऑफ यू हु आर गिविंग बी इज करेक्ट, बी ऑप्शन करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू रैटक्लिफ ब्राउन, जो इंस्टीट्यूशन का रोल होता है वो होता है हमें बताना कि हम कैसे बिहेव करेंगे और दूसरों को बताना कि वो कैसे बिहेव करेंगे। जैसे फैमिली में हमारा बिहेवियर अलग होता है, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस में हमारा बिहेवियर अलग होता है, राइट। सो अलग जगह पर अलग अलग हमारा बिहेवियर होता है। सो इंस्टीट्यूशन इस चीज़ में हमारा बहुत हेल्प करते हैं। ओके, देखो यहाँ पर दिया हुआ है, इंस्टीट्यूशंस इन रैटक्लिफ ब्राउन्स वर्ड्स डिफाइन फॉर अ पर्सन हाउ ही इज एक्सपेक्टेड टू बिहेव एंड ऑल्सो हाउ ही मे एक्सपेक्ट अदर्स टू बिहेव। नाउ of course individuals do violate these rules from time to time and various sanctions exist to cope with deviation. According to Ratcliffe Brown, social structure has to be described in terms of institution which regulate relationship between person or groups. So यहाँ पर रैटक्लिफ ब्राउन कहते हैं कि ऐसा भी है कि जो रूल्स होते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं, तो उनके लिए अलग अलग सैंक्शंस भी होते हैं। यू ऑल नो सैंक्शन एंड रिवॉर्ड का कॉन्सेप्ट, जब हम लोग स्टेटस रोल और ये सब पढ़ते हैं, मोरेज और फोकवेज, राइट। आई होप यू गाइज रिमेंबर, मैंने फाउंडेशन बैच में ये सारी चीज़ें पढ़ाई हैं, राइट। तो ये प्लीज़ याद रखना, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ये मत सोचना कि रैटक्लिफ ब्राउन ने इंस्टीट्यूशन के बारे में कुछ भी नहीं कहा है, ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, which among the following is correct? Traditional authority is based upon the belief in the sanctity of age-old custom and rules. Rational authority is maintained by laws, decree या फिर regulation. Charismatic authority is characterized by exceptional virtue possessed by or attributed to the leader by those who follow the leader, have confidence in the leader and are devoted to the leader. All of the above. इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो सही है। हिंदी वाले भी क्वेश्चन को बहुत ध्यान से रीड करो और मुझे आंसर बताओ। What will be the correct answer? It is a easy question. The correct answer is D. Please remember guys, types of authority is a very important topic of Weber. Weber को जब हम लोग पढ़ते हैं तो उनके कुछ टाइप्स ऑफ अथॉरिटी होते हैं जो हमें पढ़ने होते हैं। ट्रेडिशनल अथॉरिटी वो अथॉरिटी होती है जिसमें हम कस्टम्स या किसी रूल के बेसिस पे अथॉरिटी को देखते हैं। रैशनल अथॉरिटी में हम लोग लॉज, डिक्री, रेगुलेशन के बेसिस पे देखते हैं। और कैरिज्मेटिक अथॉरिटी बेस्ड होती है करिश्मा पे, यानी किसी भी पर्सन का वर्च्यू कैसा है, ओके, करिश्मा कैसा है,
और किस तरह का वो लीडर है, उसको लोग क्यों फॉलो कर रहे हैं, दोज थिंग्स कम इन कैरिज्मेटिक अथॉरिटी। ओके, यानी आपके करिश्मा के बेसिस पे अगर आपके पास अथॉरिटी है, दैट इज कैरिज्मेटिक अथॉरिटी। हम लोग पढ़ेंगे इसको, शॉर्ट में एक क्लास आएगा ऑन टाइप्स ऑफ अथॉरिटी, आइडियल टाइप, और जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं थिंकर्स के वो हम लोग पढ़ेंगे। ओके, सो डोंट वरी। Now, question number 5 देखो, Malinowski's functionalism is also known as, Malinowski का जो functionalism है उसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं? Structural functionalism, biocultural functionalism, classical evolutionism या फिर diffusionism? What will be the correct answer? हिंदी वाले भी question को read करो। The correct answer is B। जिन्होंने B आंसर दिया है, वेरी गुड। वी ऑल नो कि Malinowski बात करते हैं बायोकल्चरल फंक्शनलिज्म पे। He emphasized on how cultural practices serve to meet the biological and psychological needs of individual। ये कहते हैं कि किस तरीके से जो कल्चरल प्रैक्टिस है वो हमारे बायोलॉजी और साइकोलॉजिकल नीड्स को पूरा करते हैं, ठीक है, एंड दैट इज वाई वी कॉल इट बायोकल्चरल फंक्शनलिज्म। प्लीज रिमेंबर। क्वेश्चन नंबर 6, हु इज द ऑथर ऑफ द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप? इसमें से कौन सा है जिसने एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप की बात की है, या यू कैन से बुक लिखी है? एडमंड लीच, लेवी स्ट्रॉस, एसएफ नाडल या फिर श्रीनिवास? वेरी इजी क्वेश्चन। ऐसे इजी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में गाइस, सो डोंट मेक इट इनकरेक्ट। द करेक्ट आंसर इज बी। जिन्होंने बी आंसर दिया है, वेरी गुड। नाउ यू हैव टू टेल मी कि एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप में लेवी स्ट्रॉस ने किस बारे में बात की है? I want all of you to comment in the chat section. So we all know लेवी स्ट्रॉस किस बारे में बात करते हैं। इनका एक ही फेमस थ्योरी है जिसका नाम है अलायंस थ्योरी ऑफ किनशिप। मैं आपको पढ़ाऊंगी शॉर्ट में अलायंस थ्योरी ऑफ किनशिप बहुत जल्द। इस बुक में इन्होंने इस बारे में बात की है, प्लीज रिमेंबर। क्वेश्चन नंबर 7, दो स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट गलत है, कौन सा सही है, या फिर दोनों सही हैं और दोनों गलत हैं। The positivists believe that social actors have complete knowledge of their social situation. This leaves no room for error on the part of actor or variation among actors. Idealist perspective कहता है कि social action is driven by ideas such as national collective belief and often ignores real life obstacles that hinder the full realization or of these ideas. What will be the correct answer? इजी क्वेश्चन है, जिन लोगों को पता है पॉजिटिविस्ट, आइडियलिस्ट, ये सब चीज़ें, उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत इजी है। और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में गाइस क्योंकि इसके थ्रू ये लोग आपका रीडिंग कैपेबिलिटी को जज करते हैं कि आप कितने बेटर तरीके से रीड कर पा रहे हो, कॉम्प्रीहेंड कर पा रहे हो, चीज़ों को समझ पा रहे हो रीड करने के बाद। ओके, सो द करेक्ट आंसर हियर इज, दोज ऑफ यू हु आर गिविंग ए आंसर, वेरी गुड, ए होगा इसका आंसर। दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। पॉजिटिविस्ट ये कहता है कि अगर हमें सोशल एक्टर्स का कंप्लीट नॉलेज होगा, सोशल सिचुएशन का कंप्लीट नॉलेज होगा, तो वहाँ पर एरर होने की कोई चांस ही नहीं है। जबकि आइडियलिस्ट पर्सपेक्टिव क्या करता है, वो वहाँ पर आइडियाज की बात करता है। ओके, सो द करेक्ट आंसर विल बी ए, प्लीज रिमेंबर। क्वेश्चन नंबर 8, why is Talcott-Parsons theory often referred to as grand theory? टैलकट पार्सन की थ्योरी को हम लोग मोस्टली ग्रैंड थ्योरीज कंसिडर करते हैं। ऐसा क्यों है? बिकॉज इट फोकसेस ओनली ऑन स्मॉल स्केल सोशल इंटरेक्शन, बिकॉज इट प्रोवाइड्स एन ऑल इनकम्पासिंग यूनिफाइड फ्रेमवर्क विद लार्ज एक्सप्लेनेटरी पावर, बिकॉज इट एक्सक्लूसिवली स्टडीज इकोनॉमिक सिस्टम, या फिर बिकॉज इट रिजेक्ट्स द रोल ऑफ सोशल स्ट्रक्चर इन शेपिंग ह्यूमन बिहेवियर। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? टैलकट पार्सन का ग्रैंड थ्योरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे ही आर के मर्टन बात करते हैं मिडिल रेंज थ्योरी की। द करेक्ट आंसर इज बी। टैलकट पार्सन की थ्योरीज काफ़ी ज़्यादा लार्ज एक्सप्लेनेशन के साथ हैं, और जितना भी ये बात करते हैं उसमें यूनिफाइड फ्रेमवर्क होता है, यानी सारी थ्योरीज जो आप देखोगे उसमें एक तरह का यूनिफाइंग फैक्टर आपको मिलेगा। सो ऑल दीज आर कॉल्ड ग्रैंड थ्योरी। प्लीज रिमेंबर, टैलकट थ्योरीज का ग्रैंड थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इस पर एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी इफ़ यू गाइज डोंट नो व्हाट इट इज़। ओके, एंड इवन फॉर मिडिल रेंज थ्योरी ऑल्सो। सो मिडिल रेंज थ्योरी, ग्रैंड थ्योरी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो हिंदी वाले भी देख लो, बी है करेक्ट आंसर। ओके, now question number 9, which sociological theory suggests that individuals develop their self concept based on how they believe others perceive them? किस टॉपिक की
किस कॉन्सेप्ट की यहाँ पर बात हो रही है? सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म, लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी, सोशल लर्निंग थ्योरी या स्ट्रक्चरल फंक्शनिज्म? क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना और फिर आंसर देना। ऐसा कौन सा सोशोलॉजिकल थ्योरी है जहाँ पर इंडिविजुअल अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलप करता है दूसरों के नज़रिए से, यानी दूसरे उसको कैसे देख रहे हैं उसके बेसिस पे? What will be the correct answer? Now those of you who are giving me B answer, very good. The correct answer is B. Looking glass self theory में यही होता है। इसमें हम देखते हैं कि हमारा जो सेल्फ का कॉन्सेप्ट है वो डिपेंड करेगा दूसरों के परसेप्शन पे, राइट? एंड प्लीज रिमेंबर गाइस, लुकिंग ग्लास सेल्फ के बारे में बात करते हैं C.H. Cooley. C.H. Cooley is a very important thinker. इनकी बुक है ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर, जिसमें इन्होंने लुकिंग ग्लास सेल्फ की बात की है। ओके, ह्यूमन नेचर कभी कभी पूछ लेते हैं कि लुकिंग ग्लास सेल्फ कौन सी बुक में दिया हुआ है, सो यू हैव टू नो दैट एज वेल। ओके, एंड दिस बुक केम इन 1902, दैट यू also can remember. Okay guys, please remember. Now, question number 10. Who distinguishes between power in broad sense and power in the narrow sense? कौन बात करता है power in broad sense पे और power in narrow sense पे? फुको, वेबर, गिडन्स या फिर गॉर्डनर? The correct answer is Giddens. Please remember guys, very important, एग्जाम में आ सकता है कि पावर इन ब्रॉड सेंस और नैरो सेंस पे कौन बात करता है, क्या होता है ये अभी हम लोग देखते हैं। एंथोनी गिडन्स बात करते हैं पावर एज डिपेंडेंसी एंड डोमिनेशन पे, यानी पावर या तो डिपेंडेंसी से रिलेटेड होगा या डोमिनेशन से रिलेटेड होगा। डिपेंडेंसी मतलब क्या होता है, जब हम दूसरे पे डिपेंड होते हैं, और डोमिनेशन मतलब क्या होता है, जब दूसरा हमें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है और हम दूसरे के अकॉर्डिंग चल रहे होते हैं। ठीक है, देखो, एंथोनी गिडन्स concept of power in context of interaction is rooted in terms of domination. He distinguishes between power in broad sense and power in narrow sense. In the broad sense, power is explained as the transformative capacity of human agency. Here the term capacity refers to the capability of an individual to bring about change in the course of a series of events through intervention. यानी कि हमारा जो पावर है वो डिपेंड करेगा किस पे, ह्यूमन एजेंसी पे। हमारा कितना एजेंसी है चीज़ों में, हमारा कितना से है चीज़ों में, दैट विल डिफाइन आवर पावर। ओके, सो ये हो गया ब्रॉड सेंस ऑफ पावर। ऑन द अदर हैंड, पावर इन द नैरो सेंस इज लार्जली रिलेशनल। ये भी याद रखना कि जो पावर इन नैरो सेंस है वो लार्जली रिलेशनल होता है, यानी रिलेशन के बेसिस पे होता है। देखो, इट इज द कैपेसिटी टू अफेक्ट रिजल्ट्स व्हेन दीज आउटकम्स डिपेंड अपॉन एजेंसी ऑफ अदर, यानी दूसरे की एजेंसी पर डिपेंड करेगा पावर, राइट? द बेसिक डिफरेंस बिटवीन टू लाइज इन एजेंसी। सो यहाँ पर एजेंसी का सारा खेल है। जब आपका खुद के एजेंसी की बात हो रही होगी तो ब्रॉड सेंस होगा, और जब दूसरे के एजेंसी में बात हो रही होगी दैट विल बी योर पावर इन नैरो सेंस। ओके, प्लीज रिमेंबर. Now, more specifically in the narrow sense, power implies dependency upon agency of others. So जब narrow sense की बात हो रही है तो ये होगा कि दूसरों पे हमारा, दूसरों का कितना एजेंसी है, उनकी एजेंसी पे हम कितना डिपेंड है, दैट विल बी योर नैरो सेंस। ओके, और इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा ब्रॉड सेंस। तो इतना याद रखना। इसके अलावा गिडन्स कहते हैं इट इज इन दिस सेंस दैट मैन हैव पावर ओवर अदर, दिस इज पावर एज डोमिनेशन। और जब एक दूसरे के ऊपर पावर होती है तो उसे इन्होंने कहा है पावर एज डोमिनेशन, ये भी याद रखना। ना, क्वेश्चन नंबर 11 देखो, दो स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है। कार्ल मार्क्स इज ऑफन क्रेडिटेड एज बीइंग of the most creative theorist of interaction process. According to Goffman, all social occasions have dramaturgic character. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो गलत है और कौन सा है जो सही है? The correct answer is those of you who are giving D answer, very good. कार्ल मार्क्स को कहीं पर भी हम लोग इंटरैक्शन प्रोसेस में नहीं पढ़ते हैं, ना ही ये सिंबॉलिक इंटरैक्शनिस्ट है, राइट? सो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। एक्चुअली में यहाँ पर एर्विंग गॉफमैन था। ओके, अकॉर्डिंग टू गॉफमैन ऑल सोशल ओकेशंस हैव ड्रामाटर्जी कैरेक्टर, तो ये सही है। ड्रामाटर्जी पर्सपेक्टिव को ही बिलोंग करते हैं गॉफमैन, जहाँ पर वो कहते हैं कि जैसे हमारी लाइफ है, जैसे हमारी सोसाइटी है, वो एक तरह का ड्रामा है जो हम लोग थिएटर में जाके देखते हैं, राइट? सो द करेक्ट आंसर विल बी डी। Now, question number 12.
What does the phrase fetishism of commodity refer to in capitalist society? You guys all know कि fetishism of commodity क्या होता है. मैंने YouTube पे ही commodity fetishism पढ़ाया है. जिन लोगों को नहीं पता प्लीज़ वो क्लास जाके देखना. अभी देखो ऑप्शंस. The belief that commodities have extraordinary power or human-like properties. The process of assigning economic value to natural resources. The increasing dependence on handmade goods over mass-produced items. या फिर the idea that commodities lose their market value over time. What will be the correct answer? Now those of you who are giving A, very good. A होगा इसका आंसर, क्योंकि मैं आप लोगों को commodity fetishism अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ. If you guys don't know this concept, प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखना. एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है और बहुत सारे स्टूडेंट्स गलत कर देते हैं, तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर से देखना. ओके एंड कोई भी एक स्टूडेंट इसको शेयर भी कर देना ग्रुप्स में, सो दैट अदर स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो वॉच इट. ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 13. Who says that the proletariat rules and commands obedience from the bourgeois? So किसने ये बोला है कि जो बुर्जुआ होता है वो रूल करता है, कमांड करता है और प्रोलेटेरियट को उसको मानना पड़ता है? फुको, मार्क्स, वेबर या फिर कोजर? The correct answer is Marx. This is a easy question. Of course ये मार्क्स ने ही बोला है, क्योंकि प्रोलेटेरियट और बुर्जुआ जो वर्ड्स हैं वो इन्हीं के यूज किए गए हैं. राइट. क्वेश्चन नंबर 14. कभी कभी ऐसी अनकॉमन सी बुक्स आ जाती हैं जो हमें लगता है नहीं आ सकती, सो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन ऐड किया है. फॉर सोशियोलॉजी 1973 में एक बुक आई थी. इस बुक के ऑथर कौन है? एल्विन गॉर्डनर, जोनाथन एच टर्नर, ऑगस्ट कोंत या फिर एमाइल डर्कहाइम? ना यहाँ पर सी और डी के बारे में तो सारे ही सोशियोलॉजी स्टूडेंट्स को पता होता है, सो ए और बी में क्या ऑप्शन होगा सोच के और गेस करके बताओ. द करेक्ट आंसर इज ए. जिन्होंने ए आंसर दिया है, वेरी गुड. एल्विन गॉर्डनर की कई बुक्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं. जैसे एक बहुत फेमस इनकी और भी बुक है जो मैंने शायद आप लोगों को यहाँ पर कराई थी. उसका बुक का नाम है द कमिंग क्राइसिस ऑफ वेस्टर्न सोशियोलॉजी. देन इंडस्ट्रियल ब्यूरोक्रेसी करके एक बुक है इनकी, द फ्यूचर इंटेलेक्चुअल्स एंड द राइज ऑफ न्यू क्लास. ये भी इनकी बहुत फेमस बुक है, सो एक बार नोट कर लेना ये बुक्स. ठीक है. एक बुक और है जिसका नाम है द डायलेक्टिक ऑफ आइडियोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी. ये भी देख लेना. सो होमवर्क है आपका कि आपको एल्विन गॉर्डनर के सारे बुक्स जो हैं वो लिस्ट डाउन करने हैं. ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 15. थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वाला. स्टेटमेंट्स को रीड करो और बताओ क्या होगा आंसर. आई एम गिविंग यू गाइस सम टाइम. रीड करके आंसर बताओ. हिंदी वाले भी क्वेश्चन को रीड करो. द करेक्ट आंसर इज स्टेटमेंट 1 है कि अकॉर्डिंग टू श्रीनिवास द वेरियस ट्राइब सच एज भिल्स, गौंड, संथल एक्सेट्रा इन इंडिया आर लाइक बैकवर्ड हिंदूज. Gure studied historical, comparative and integrative aspect of caste system in India. His approach was ethnographic, using historical, indological and statistical data. What will be the correct answer? Now जिन्होंने श्रीनिवास और घूरे को पढ़ा हुआ है, they know the correct answer. The correct answer here is, अच्छा थोड़ा सा ऑप्शन में देखो गलती है गाइस, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है. सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2, अच्छा यहाँ पे इनकरेक्ट होगा. ठीक है. स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट. सो ऑप्शन जो है करेक्ट वो डी ही है. स्टेटमेंट 1 जो है वो इनकरेक्ट है और स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट है. ओके सो स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि इट वॉज नॉट श्रीनिवास जिन्होंने बैकवर्ड हिंदू की बात की है, इट वॉज घूरे ओनली. राइट. नाउ क्वेश्चन नंबर 16. G.H. Mead की famous book Mind, Self and Society में he explained that the individual mind and self arises from what? इंडिविजुअल माइंड और सेल्फ कैसे अराइज होता है? बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट एंड जेनेटिक इनहेरिटेंस, द सोशल प्रोसेस ऑफ इंटरैक्शन, इकोनॉमिक क्लास स्ट्रगल या फिर साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग एंड रीइंफोर्समेंट. नाउ G.H. मीड के बारे में अगर आपको बेसिक्स भी मालूम है तो आप ये क्वेश्चन बहुत ईजिली कर लोगे और इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं गाइस. सो मेक श्योर कि आप लोग इनसे नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स. अगर इग्नू सीरीज जो मैं MCQ करवा रही हूँ इसको ही आप लोग अच्छे से कर लोगे ना तो आपका बहुत सारा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा और एग्जाम में भी बहुत हेल्प होगा. Okay, so don't take these questions lightly. The correct answer is B. जिन्होंने B आंसर दिया, very good. Actually, mind, self and society में G.H. Mead social process of interaction की ही बात करते हैं. He is a symbolic interactionist, right? So ये कहते हैं कि mind और self हमारा जितना ज़्यादा interaction होगा उतना ज़्यादा develop होगा, उतना ज़्यादा अच्छे से
उतना ज़्यादा अच्छे से वी कैन से उत्पन्न होगा, राइट, हिंदी वर्ड। नाउ मेक श्योर गाइस दैट जीएच मीट के बेसिक्स आप लोग पढ़ के जाओ एग्जाम में, क्योंकि सोशलाइजेशन का टॉपिक अगर आपके में है और जीएच मीट नहीं दिया हुआ है, दैट मीन्स आपको एनीवे जीएच मीट को थोड़ा सा पढ़ना होगा। ओके, ना सीयूईटी पीजी वाले इस चीज़ में थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं कि मैम सोशोलॉजिकल थिंकर्स कितना पढ़ना है, तो आई वुड रियली सजेस्ट कि सिर्फ यूपीएससी लेवल का पढ़ लो। जितना भी यूपीएससी में आप लोग पढ़ते हो ना, बेसिक्स, कार्ल मार्क्स, एमाइल दरकheim, उतना पढ़ लो, दैट इज इनफ। ओके, now, question number 17. Talcott Parsons functionalism is best known for the functional imperative, which are necessary for the survival of any social system. What is the correct set of functional imperative identified by Parsons? So, टालकर पार्सन का जो फंक्शनल इम्पेरेटिव थ्योरी है, उसमें वो किस चीज़ की बात करते हैं, कौन से वो सही फंक्शनल इम्पेरेटिव्स हैं। नाउ गाइस, आई विल टीच यू ऑल दिस, सो डोंट वरी। टालकर पार्सन्स के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको शॉर्ट शॉर्ट वीडियोज़ में पढ़ाऊंगी, सो टेंशन मत लो। इस पूरे मंथ सीयूईटी पीजी एग्जाम से पहले काफ़ी ज़्यादा कंटेंट है जो आने वाला है। ओके, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर बताओ? स्ट्रक्चर, फंक्शन, कॉन्फ्लिक्ट या चेंज, अडेप्टेशन, गोल अटेनमेंट, इंटीग्रेशन, लेटेंसी, पावर, अथॉरिटी, सोशलाइजेशन, रेगुलेशन या इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, कल्चर एंड सोशलाइजेशन। सो दिस इज अ इजी क्वेश्चन, जिन लोगों को नहीं भी पता है प्लीज रिमेंबर, टेलकट पार्सन का जो फंक्शनल इंपेरेटिव थ्योरी है वहां पर वो बात करते हैं एजील मॉडल की। एजील का फुल फॉर्म है अडेप्टेशन, गोल अटेनमेंट, इंटीग्रेशन एंड लेटेंसी। ये मैं आपको पढ़ाऊंगी, इट इज़ अ वेरी इजी कॉन्सेप्ट, एक बार इसको समझ जाओगे तो कभी नहीं भूलोगे, इसलिए गिव मी सम टाइम, मैं शॉर्ट वीडियो में इसको आपको पढ़ाऊंगी। ओके, now question number 18. According to Malinowski, classical evolutionism was what? Now this is a very famous, you can say, statement जो एग्जाम में आता है। ओके, मेलिनॉस्की ने बोला था कि क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म कुछ होता है, क्या होता है अब वो तुम लोग बताओ, अदरवाइज मैं आंसर बता दूंगी। सो नहीं पता है तो गेस करो, बट आंसर बताओ। ओके, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? हिंदी वाले भी क्वेश्चन को रीड करो। द करेक्ट आंसर इज बी। प्लीज रिमेंबर, मेलिनॉस्की ने क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म को कहा था लिम्बो ऑफ कॉन्जेक्चुरल रिकंस्ट्रक्शंस। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब एक ऐसी स्टेट जहाँ पर हिस्टोरिकल या कल्चरल इंफॉर्मेशन जो होती है वो एजुकेटेड गेस पे डिपेंड होती है, कोई कॉन्क्रीट एविडेंस हमारे पास नहीं होता है। ओके, प्लीज रिमेंबर, ये एग्जाम में आ सकता है, सो इसको कहीं पर नोट कर लेना, और अगर मेलिनॉस्की के नोट्स बनाए हो तो वहां पर तो जरूर ऐड कर लेना। यहाँ पर एक चीज़ और है जो आपको याद रखनी है कि रैटक्लिफ ब्राउन ने कहा था 19th सेंचुरी का जो एवोल्यूशनिज्म है इट वाज बेस्ड ऑन कॉन्जेक्चुरल हिस्ट्री। ओके, अ टर्म वी यूज्ड अर्लियर एंड नॉट ऑथेंटिक हिस्ट्री, यानी जो भी हिस्ट्री है वो ऑथेंटिक नहीं है, और इसको फिर सूडो हिस्टोरिकल भी हम लोग कह देते हैं। सेम चीज़ बोली थी मेलिनॉस्की ने भी दूसरे वर्ड्स में। ओके, प्लीज रिमेंबर। क्वेश्चन नंबर 19. विच बुक इज नॉट रिटन बाय लीला दुबे? इसमें से कौन सी बुक है जो लीला दुबे ने नहीं लिखी है? नाउ गाइस, देयर आर मेनी थिंकर्स लाइक दिस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कुछ कुछ चीज़ें हैं जो इनकी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आती हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को एक कंपाइलेशन के फॉर्म में ये सारी चीज़ें पढ़ाऊंगी, सो डोंट वरी। कुछ इंपॉर्टेंट थिंकर्स का मैं वीडियो बना रही हूँ, आई एम वर्किंग ऑन द कंटेंट, वो आएगा। ओके, देखो, मैट्रिलिनी एंड इस्लाम, वुमेन एंड किनशिप, एंथ्रोपोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन इन जेंडर, या फिर बॉडीज दैट मैटर, इसमें से कौन सी बुक है जो लीला दुबे की नहीं है? और किसकी बुक है ये भी अगर आपको पता है तो आप मुझे बता सकते हैं, नहीं तो मैं तो आपको बताऊंगी, राइट ना। गेस वर्क करो, इस तरह के क्वेश्चंस में गेस वर्क करना चाहिए, और अगर बिल्कुल आइडिया नहीं है तो यू कैन स्किप इट। द करेक्ट आंसर इज डी। जिन्होंने डी आंसर दिया है, वेरी गुड। बॉडीज दैट मैटर एक्चुअली बहुत फेमस बुक है जूडिथ बटलर की। Okay guys, please remember. Now, question number 20 and the last question of today's class. Who used the term dynamic continuity? Dynamic continuity की बात कौन करता है अपने theory of social structure में? स्ट्रॉस, ब्राउन, श्रीनिवास या फिर दुर्खाइम? वेरी इजी क्वेश्चन। डायनेमिक कॉन्टिन्यूटी का जो कीवर्ड है वो प्लीज याद रखना। द करेक्ट आंसर हियर इज रैटक्लिफ ब्राउन, प्लीज रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर देखो दिया हुआ है सोशल स्ट्रक्चर कंटिन्यूज ओवर टाइम, अ काइंड ऑफ कॉन्टिन्यूटी दैट रैटक्लिफ ब्राउन कॉल्स डायनेमिक कंटिन्यूटी, यानी कि जो सोशल स्ट्रक्चर है वो हमेशा रहता है। आपकी जो सोसाइटी में सोशल स्ट्रक्चर्स होंगे वो आप रहोगे नहीं रहोगे वो हमेशा रहेंगे, राइट। सो देयर इज अ डायनेमिक कंटिन्यूटी। डायनेमिक कंटिन्यूटी का क्या मतलब है? भले वो चेंज होते रहेंगे बट वो रहेंगे, कंटिन्यू रहेंगे। ठीक है, please remember. That's it for today guys. I hope you liked today's class. Don't
फॉरगेट टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपके 20 में से कितने मार्क्स आए, एंड ऑल्सो जो भी आपने सीखा है प्लीज़ मेक नोट आउट ऑफ देम, थोड़ा सा उसके बारे में और रीड कर लिया करो सो दैट आपका वो टॉपिक ही अच्छे से कंप्लीट हो जाए। बाकी और भी ज़्यादा कंटेंट है जो अभी आएगा, क्लासेस होंगी, सो मेक श्योर दैट यू स्टडी एंड यूज़ दिस मटीरियल वेरी वेल। जो भी मटीरियल्स आपको सोशोलॉजी रिलेटेड चाहिए वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, तो उसको भी ज़रूर से देख लेना। और जो लोग पहली बार देख रहे हैं क्लास को, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इफ़ यू आर अ सोशोलॉजी स्टूडेंट। दिस इज़ द टेलीग्राम जो आपको ज़रूर से ज्वाइन करना है, और ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम है। कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज़ हो, तो यहाँ पर मुझसे बात कर सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो। दिस इज़ द ऐप जो आप डाउनलोड कर सकते हो गूगल प्ले पे। इसमें काफ़ी ज़्यादा कंटेंट है जो अभी आएगा। टेस्ट सीरीज़ है, पेड बैच एक चल रहा है, फर्स्ट बैच जो कि फाउंडेशन बैच फॉर CUET PG है, और भी बैचेस हैं जो इसमें अभी आएंगे नेट का, गेट का। सो मेक श्योर दैट यू डाउनलोड द ऐप एज वेल। ओके, चलो कल मिलते हैं। 10 सेशंस अभी भी बचे हैं हमारे इस सीरीज़ में, और हम इसे CUET PG एग्जाम से पहले पहले ख़त्म करेंगे। ओके ओके, बाय बाय, कीप लर्निंग।